नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक जो सेलेक्ट किए हैं वो टीडीएस अंडर जीएसटी पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह पे हम लोग बात करेंगे कि टीडीएस जीएसटी में काम कैसे करता है, गवर्नमेंट ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी के रेट क्या है टीडीएस में, टीडीएस के लिए जीएसटी में रेट क्या दिए गए हैं और इसके रिटर्न्स किस तरीके से फाइल होते हैं, यानी कि सारे हम प्रोसीजर के ऊपर बात करने वाले हैं यहाँ पे और समझेंगे कि टीडीएस हाउ डज इट वर्क। ठीक है, उस पे तो आइए जरा वन बाय वन करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट हालांकि बहुत ज्यादा है ये, लेकिन मैं यहाँ से ब्रीफ टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो मैं लेके चलूंगा। और अगली चीज ये है कि ये जो कंटेंट है ये स्पेशली डेडिकेटेड टू जो कंटेंट क्रिएट किया गया है, डेडिकेशन वाली बात नहीं है। लॉ कमेटी और जीएसटी काउंसिल ने ये कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ओके, आइए जरा आगे देखते हैं कंटेंट यहाँ पे क्या क्या कवर किए जाएंगे, ये सारे हैं और मेजर पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि टीडीएस कौन लोग डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, फॉलोइंग वुड बी द डिडक्टर ऑफ द टैक्स इन जीएसटी। कौन कौन लोग जीएसटी में टैक्स टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सेक्शन 51 में कुछ पर्सन को स्पेसिफाई किया गया है, कुछ लोगों को स्पेसिफाई किया गया है कि वही लोग केवल टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में, जो कि इसका नोटिफिकेशन नंबर है 33/2017, सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 सितंबर 2017 को। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। पहला यहाँ पे बताया गया है कि डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ कहने का मतलब सीजी या एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट एजेंसी वगैरह होंगी वो सारे लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अगला है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में जैसे पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है, पंचायत वगैरह ये सारे जो है टीडीएस डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो गवर्नमेंटल एजेंसी जो है, जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती हैं पब्लिक के लिए, लाइक पब्लिक अथॉरिटी वो काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और लोगों को बताया गया है कि जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के तहत उनको इस्टेब्लिश किया गया है या इस्टेब्लिश किया गया है बाय एनी गवर्नमेंट। ठीक है, with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये सारे जो हैं इनको स्पेसिफाई किया गया है कि ये भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे अगर इसमें गवर्नमेंट का 51% कम से कम उसमें होल्ड वो करते हो, अपने राइट उनका अधिकार हो उसमें। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सोसाइटी स्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी पेमेंट पे। अगली बात ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो है पीएसयू सेक्टर, जिनको हम पीएसयू बोलते हैं, ये भी जो है टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो गाइस जब यहाँ पे तो हो गई बात टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब ये साइकिल कैसे चलती है टीडीएस डिडक्शन का। मान लीजिए ये कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, और इसने कोई सर्विस ली है किसी पर्सन से। ठीक है, किसी पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन से अगर सर्विस ली है सपोज, ठीक, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे पेमेंट करेगा इसको। ठीक है, तो जब पेमेंट किया जाएगा तो उस समय पेमेंट के समय जो है, पे करते समय ही टीडीएस का जो डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सर्विसेज वगैरह ली गई हैं, इसका एक वैल्यू भी डिसाइड किया गया है कि वैल्यू इतने से ज्यादा होगी तभी टीडीएस कटेगा। टीडीएस का अपना एक रेट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से टीडीएस काम करेगा। आइए जरा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रेलेवेंट प्रोविजन की, तो प्रोविजन तो हम बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसका एक ब्रीफ डायग्रामिक प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे किया गया है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24।
पहली बात दोस्तों ये है कि जो टीडीएस के डिडक्टर होते हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की उनको आवश्यकता होती है। यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करेगा, यानी कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 20 लाख 10 लाख या 40 लाख का एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आगे रजिस्ट्रेशन टू बी डन थ्रू द कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in बाय यूजिंग पैन 10, यानी कि जो डिडक्टर होंगे उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो होगा सेम वैसे ही होगा जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पोर्टल सेम है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई की बात की गई है, टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग जीएसटी, जहां की एक्सक्लूडिंग जीएसटी मोर देन 2.5 लाख अगर है तो डिडक्ट टैक्स फ्रॉम पेमेंट। यानी कि ये बात हुई कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तुम मुझे माल सप्लाई करोगे 3.5 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए का, ठीक है। अब क्या होगा, 3.5 लाख रुपए का माल जो था इसमें जीएसटी भी सपोज इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। तो इसमें से क्या करोगे, इस पार्ट में से जीएसटी को माइनस कर दोगे। जीएसटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए से एक्सीड करता है तो इसका मतलब वो टीडीएस के कॉम्प्लायंस में फॉल करता है, वहां पे टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेस देन, अगर 2.5 लाख है, ठीक है, तो डोंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम पेमेंट। आप किसी भी पेमेंट पे उस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3.5 लाख का था, वैल्यू जो निकल के आई थी जीएसटी हटा के वो निकल के आया था 2,90,000, ठीक है, 2.9 लाख, ठीक है। तो एक एस्टिमेट में बता रहा हूँ। अब मान लो गवर्नमेंट इनको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करती है, पहले 10,000 पेमेंट कर रही है, फिर 15,000 पेमेंट कर रही है, फिर 30,000 पेमेंट कर रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या पेमेंट 2.5 लाख से कम हो रहा है तभी टीडीएस कटेगा? यस, तो टीडीएस वहां पे कटेगा, भले ही जो है पेमेंट आपको 2.5 लाख ना हो रहा हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी 2.5 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है। तो यहाँ पे टीडीएस कॉम्प्लायंस के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी है, पेमेंट वाला अमाउंट नहीं देखना है। हालांकि टीडीएस जो कटेगा वो पेमेंट वाले अमाउंट पे ही हर बार काटा जाएगा, जो जो पेमेंट आपको दी जाएगी, ठीक है। ओके, आगे यहाँ पे बोला गया है कि भाई मेक पेमेंट ऑफ डिडक्टेड टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है उसे गवर्नमेंट को पे करिए विथिन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन वाज मेड, कि जब आपका डिडक्शन किया गया, यानी कि जब टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसके 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट को वो टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सबमिट करना है रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 7 में विथिन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन वाज मेड। तो यहाँ पे जिस मंथ में डिडक्शन किया गया है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक आपको टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 7 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि भाई फर्निश करोगे सिस्टम जनरेटेड टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म जीएसटीआर 7A टू द डिडक्टी। अब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट देखो टीडीएस काटेगी, अभी हमने बताया था कौन कौन लोग टीडीएस काट सकते हैं, ठीक है। तो जब वो टीडीएस काटेंगे तो उसके बाद वो एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे जीएसटीआर 7 में, ठीक है, फॉर्म जीएसटीआर 7 होगा। और कब इशू करेंगे, विथ इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग पेमेंट ऑफ टीडीएस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करने के 5 दिन में विथ इन 5 days आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। तो आइए जरा देख लेते हैं यहाँ पे टीडीएस का रेट क्या है। तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि डिडक्ट टैक्स व्हाइल मेकिंग क्रेडिटिंग पेमेंट टू द सप्लायर। गवर्नमेंट जिनसे सप्लाई ले रही है उन पे टीडीएस किस रेट पर काटेगी। फॉर इंटर स्टेट सप्लाई अगर है तो आईजीएसटी 2%,
तो आईजीएसटी में अगर देखा जाए तो आईजीएसटी इंक्लूड करता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को, ठीक है। तो ये चीज है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो एसजीएसटी 1% और सीजीएसटी 1%, यानी कि ये टीडीएस का रेट 2% है यहाँ पे। अब अगर इंटर स्टेट हो रहा है तब तो 2% आईजीएसटी के फॉर्म में डिडक्ट होगा, और अगर इंट्रा स्टेट है तो 2% को ब्रेक 1% में करके सीजीएसटी एसजीएसटी डिडक्ट किया जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट है भैया कि अगर आप टीडीएस जमा करने में फेल हो जाते हैं तब क्या कहानी बनेगी। तो यहाँ पे बताया गया है बोथ डिडक्टेड टैक्स एंड इंटरेस्ट टू बी पेड। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कब तक जमा करना होता है, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई अगर आप टीडीएस जमा करने में फेल हो जाते हैं टाइमली, तो आपको टैक्स तो जमा करना ही करना है, प्लस उस पे इंटरेस्ट जो अप्लीकेबल होगा, नॉर्मली 18% का इंटरेस्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में ये बात कही गई है कि भाई अगर टैक्स जमा करने में आप फेल होते हैं तो आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट उसके साथ करना पड़ेगा उस जीएसटी अमाउंट पे, ठीक है। आगे कह रहे हैं फेल्स टू फर्निश फॉर्म जीएसटीआर 7 विद इन ड्यू डेट, यानी कि जीएसटी का रिटर्न फाइल करने में आप फेल हो जाते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करने में आप फेल हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या पेनाल्टी आएगी। ये कुल मिला जुला के एक प्रोसीजरल पार्ट है, इस पे मुझे लगता है सबको ध्यान देना चाहिए। डिडक्टर जो डिडक्ट कर रहे हैं उनको भी, और जो डिडक्टिंग है उनको भी, जिनका डिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कि क्या क्या इसके कंसिक्वेंसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे है लेट फीस पे करनी पड़ेगी भैया, ₹100 प्लस ₹100 पर डे, ठीक है। मैक्सिमम 5000 अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट के तहत, यानी कि सीजीएसटी के ₹100 और एसजीएसटी के ₹100 ये आपको पर डे के हिसाब से पेमेंट करने पड़ेंगे। और अगर आईजीएसटी की हम बात करें, आईजीएसटी में तो ये ₹200 बन जाएगा, ठीक है, ये वाली बात आती है। आगे कह रहे हैं फेल टू फर्निश फॉर्म जीएसटीआर 7A विद इन ड्यू डेट। जीएसटीआर 7A जो होता है ये टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट होता है। अब ये सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर इशू करना होता है, ठीक है। अगर आप फेल हो जाते हैं तब क्या होगा, लेट फीस पेबल, यहाँ पे लेट फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ₹100 प्लस ₹100 पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम 5000 अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट सेपरेटली यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। आगे कह रहे हैं इफ एक्सेस अमाउंट डिडक्टेड। अब सवाल ये है कि मान लीजिए 2% का डिडक्शन करना था, आपने 2% से ज्यादा का डिडक्शन कर लिया, तब क्या कहानी वहां पे बनेगी। तो रिफंड में बी क्लेम्ड बाय द डिडक्टर, यहाँ पे डिडक्टर उसका रिफंड क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है जो कि RFD 01 में आपको वो फॉर्म फाइल करना होगा रिफंड के लिए। ओके, आगे आइए अब कुछ और टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए बताया गया है, सवाल है आपसे कि व्हेन टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन जीएसटी, जीएसटी में टैक्स डिडक्शन कब किया जाए। वैसे जीएसटी जब नहीं आया था, जब वैट वगैरह था, तो वहां पे भी टीडीएस का प्रोविजन था, ठीक है। तो नॉर्मली जो वैट में रजिस्टर्ड थे वैट टैक्स के लिए, उनको तो माइग्रेट कर दिया गया था जीएसटी में, लेकिन जो टीडीएस में रजिस्टर्ड थे अंडर वैट, तो उनको ऑटोमेटिकली माइग्रेट जीएसटी टीडीएस में नहीं किया गया था, तो उनको जो है सेपरेट जीएसटी में टीडीएस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो कब जरूरत है टैक्स काटने की, तो यहाँ पे बोला गया टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट मेड या क्रेडिटेड टू अ सप्लायर, जिसने माल सप्लाई किया उसको जब पेमेंट करेंगे तब। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इस बात को बिल्कुल मत भूलना, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जो टोटल सप्लाई की वैल्यू है, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आर बोथ एक्सीड करना चाहिए 2.5 लाख रुपए से। सर अगर 2.5 लाख रुपए तक ही है तब तो नो टीडीएस, अगर 2.5 लाख से कम है तब भी नो टीडीएस, अगर 2.5 लाख से एक भी रुपया ज्यादा हो गया तो इट मीन्स कि यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू शैल एक्सक्लूड। अब जो ये 2.5 लाख वाली वैल्यू निकाली जाएगी, इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टैक्सेस, जो भी जीएसटी एक्ट के तहत जो भी टैक्स लगे हुए हैं वो सारे माइनस कर दिए जाएंगे। माइनस करने के बाद वो वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड करनी चाहिए, तभी टीडीएस का डिडक्शन किया जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है कंडीशन फॉर द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। तो कंडीशन बताया गया है द टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जहां पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो एक्सीड करनी चाहिए 2.5 लाख रुपए से, ठीक है, अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। दिस वैल्यू शैल एक्सक्लूड टैक्स। पहले ही बताया गया है कि इस वैल्यू में से मतलब 2.5 लाख की वैल्यू को कंसीडर जब आप करेंगे तो वहां से टैक्स आप एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर बोथ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जम्प्ट सप्लाई। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसमें टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों है, तो डिडक्शन विल बी मेड इफ द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2.5 लाख। दिस वैल्यू शैल एक्सक्लूड टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल सप्लाई भी है प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई भी है, ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएस दोनों वैल्यू पे काटा जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा कि टैक्स यहाँ से हटा दिया जाएगा, जो टैक्सेबल वाला पोर्शन है उसमें से टैक्स को हटा दिया जाएगा, उसके बाद 2.5 लाख वाली लिमिट देखी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि भैया वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द स्टेट और इन द सेम स्टेट or UT, it is an intra-state supply and TDS at 1% each under CGST Act and SGST UT GST Act is to be deducted if the deductor is registered in that state or union territory। यानी कि मान लीजिए कि स्टेट दिल्ली स्टेट है, ठीक है, दिल्ली से सप्लाई हो रही है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये जो है इंटर स्टेट सप्लाई होगी और यहाँ पे जो है 2% का तो IGST अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2% का IGST। लेकिन मान लीजिए यूके से यूके में ही सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे 1% CGST एंड 1% SGST का डिडक्शन किया जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर is in the state A and the place of supply is in state or union territory without legislature B, it is an interstate supply and TDS 2% under IGST Act is to be deducted। यानी कि interstate supply पे IGST 2% और intrastate पे CGST SGST लग जाएगा, ठीक। आगे कह रहे हैं ये वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि सप्लायर का जो लोकेशन है इज इन स्टेट ए है, सप्लायर ए स्टेट का है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर बी स्टेट में है। इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड TDS 2% अंडर IGST एक्ट इज टू बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे भी इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और कुल मिला जुला के यहाँ पे IGST का प्रोविजन किया जाएगा। आगे ये कह रहे हैं कि व्हेन एडवांस इज पेड टू अ सप्लायर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2018 टू अ सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो यहाँ पे भी TDS के प्रोविजन बताए गए हैं कि जहाँ पे एडवांस पेमेंट किया गया है 1 अक्टूबर 18 से लेके टू अ सप्लायर फॉर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से ऑनवर्ड, ठीक है। आगे व्हेन टैक्स डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर GST, कब टैक्स डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला बताया गया है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जहां पे 2.5 लाख अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है या उससे कम है, ठीक है, 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख तक है, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू more than 2.5 lakh for both taxable supply and exempt supply, but the value of taxable supply under the said contract is less than 2.5 लाख। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे बात को समझिए कि अगर मान लीजिए टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों की जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे TDS का प्रोविजन तभी अप्लाई होगा जब टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो, तभी यहाँ पे जो है TDS का प्रोविजन अप्लाई होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू आपने जोड़ लिया, टैक्सेबल वैल्यू मान लीजिए 2,40,000 है, ठीक है, प्लस एग्जम्प्ट वाला जोड़ लिया आपने, एग्जम्प्ट वाला आपने यहाँ पे जोड़ा 20,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2.6 लाख। तो क्या यहाँ पे TDS का एप्लीकेशन होगा? नहीं, यहाँ TDS नहीं आएगा क्योंकि जो टैक्सेबल वैल्यू है ना
टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वो 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक। इसलिए यहाँ पे टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, भले ही 2.5 लाख से ऊपर वैल्यू चली गई हो टैक्स बिल और एग्जम्प्ट को मिला के। ओके आगे बात करते हैं कि कुछ और मेजर इशू पे चलते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, वेरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। कुछ सिचुएशन दी गई है जहाँ पे वैल्यू किस तरीके से डिटरमिन की जाएंगी, ठीक है। सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे वन बाई वन करके एग्जाम्पल हम समझते हैं, यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल यहाँ कह रहे हैं, Supplier X makes taxable supply worth 10,000 to a municipality। म्यूनिसिपैलिटी, पहली चीज तो देखो जिसको सप्लाई की जा रही है क्या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह की एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी वगैरह है? हाँ, म्यूनिसिपैलिटी जो है वो लोकल अथॉरिटी है। वेयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई इज फॉर 15 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 लाख रुपए है, ठीक है। The rate of GST 18%, supplier and the deductor are in the same state। स्टेट उनका सेम है, ठीक। तो स्टेट सेम है तो यहाँ पे CGST और SGST की बात की जाएगी, यानी कि इंट्रा स्टेट सेल है, ठीक। फॉलोइंग पेमेंट इज बीइंग मेड बाय दिस म्युनिसिपैलिटी टू मिस्टर एक्स, ठीक है। ₹10,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस 900 प्लस 900। अब ये क्या है? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अब यहाँ पे देखा जाए तो 10,000 है, इसमें टैक्स शामिल नहीं है, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000। तो पहला पेमेंट जो 10,000 रुपए का किया जा रहा है उसमें बताओ टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक। तो सेंट्रल टैक्स यहाँ पे 1% 10,000 का 100 रुपीज और स्टेट टैक्स 1% 10,000 का 100 रुपीज यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी सॉरी टीडीएस जो है यहाँ पे डिडक्शन किया जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें तो जो मिस्टर एक्स ने सप्लाई किया हुआ है 10,000 प्लस उस पे जीएसटी अगर हम शामिल करें तो कितना बनता है बताइए? तो 11,800 रुपए पूरा इनवाइस मिस्टर एक्स जनरेट करके गवर्नमेंट को देगा, लोकल अथॉरिटी को देगा। अब लोकल अथॉरिटी जब पेमेंट करेगी तो टीडीएस किस वैल्यू पे काटेगी? टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करेगी। अब टीडीएस कितना बना? 200 रुपए, 100 वैल्यू ये और 100 ये, तो 200 रुपए ये टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है, और ये गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो 11,600 रुपए म्यूनिसिपैलिटी किसको पे करेगी? मिस्टर एक्स को, ठीक है। ये वाली बात है, वही चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें जीएसटी शामिल है, ठीक है। तो आइए जरा एग्जांपल को रीड करते हैं बस। सप्लायर वाई ऑफ मुंबई मेक्स टैक्सेबल सप्लाई वर्थ 10,000 एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई वर्थ 20,000 इन एन इनवाइस bill of supply to the finance department of government of India located in New Delhi where contract for supply is for 6 lakh, जिसमें से 2,60,000 फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी एंड 3,40,000 फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। द रेट ऑफ जीएसटी 18% है। फॉलोइंग पेमेंट इज मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वाई 10,000 वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्लस 1,800 रुपए आईजीएसटी का यहाँ पे पेमेंट किया गया है प्लस 20,000 वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि चूंकि जो सप्लाई हो रही है ना, जो सप्लाई हो रही है उसमें दोनों शामिल हैं, एक तो टैक्सेबल सप्लाई भी है प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों है। दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो मिला के 6 लाख का है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो टैक्सेबल सप्लाई है वो जीएसटी हटा के क्या 2.5 लाख से ऊपर है, ये आपको देखना है, जो कि 2,60,000 रुपए है। तो आइए जरा सॉल्यूशन इसका करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। वेदर एनी डिडक्शन ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड, अब ये सवाल कर रहे हैं आपसे
तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन कॉन्ट्रैक्ट 2,60,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है। ये जाहिर सी बात है कि 2,60,000 में जीएसटी शामिल है। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके हम उसकी वैल्यू पर पहुंचेंगे। तो वैल्यू ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये देखिए रिवर्स कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकाली गई वो 2,20,340 रुपए निकाली गई। अब यहाँ पे बोला गया है सिंस द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख डिडक्शन ऑफ टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये है कि गाइस यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि मान लीजिए टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों को मिला के अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वैल्यू का है, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर का, 5 लाख 10 लाख का है, लेकिन उसमें जो है टैक्सेबल सप्लाई की जो वैल्यू है अगर वो 2.5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो टीडीएस का प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक, आगे आइए जरा बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर सप्लायर जो है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उस केस में हालात क्या बनेंगे। तो आइए जरा एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहे हैं सप्लायर जेड इज अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम इन झारखंड हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई वर्थ 10,000 टू अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी बताइए क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है? यस, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ऑफ झारखंड वेयर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज 2,55,000। अब बात को ध्यान से समझिए, टैक्सेबल वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज 2,55,000। फॉलोइंग पेमेंट इज बीइंग मेड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑफ झारखंड टू जेडए रुपीज 10,000। अब बात को यहाँ पे समझिए कि चूंकि कंपोजिशन स्कीम वाला जो है वो टैक्सेबल इनवाइस इशू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो जो है ऑथराइज नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन वाला। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हम देखेंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितनी वैल्यू का हुआ है। तो पहला पेमेंट जो 10,000 रुपए का है, लेकिन टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है मोर देन 2.5 लाख का है, तो इसका मतलब यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज 2,55,000 विच इज मोर देन 2.5 लाख एंड हेंस डिडक्शन ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड। राइट, तो यहाँ पे मेरे विचार से बात समझ में आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को इस बात को लेके होती है कि जो मान लीजिए जो रेगुलर सप्लायर हैं वो तो ठीक है, उनका टैक्स तो डिफाइड रहता है, इतना परसेंट टैक्स वो लगा के इनवाइस भेजेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को। लेकिन जो कंपोजिशन वाला होता है वो तो टैक्स इनवाइस पे अपने लगाएगा नहीं, वो इनवाइस बना ही नहीं सकता, वो तो बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा, ठीक है, और टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकता। तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को यहाँ हम देखते हैं 2.5 लाख से अगर एक्सीड करता है तो वहां पे टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिर वही बात की गई है कि पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ में कौन कौन से लोग टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था कि कुछ पर्सन को यहाँ पे बताया गया जो मैंडेटरी उनको टैक्स डिडक्शन जो है रिक्वायर्ड है। पहला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट हो, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, सच अदर पर्सन और कैटेगरी एज में बी नोटिफाइड, यानी कि इनको नोटिफाइड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इनके लिए मैंडेटरी पार्ट है वो। अब बात किया गया है अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी, जिसमें आ जाता है कोई बॉडी ऐसी है जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू वो स्टेब्लिश किया गया है, या एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट का कम से कम कितना हो, 51% की हिस्सेदारी हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट भी जो है टैक्स डिडक्शन कंपल्सरीली करेंगे। आगे बात कर रहे हैं कि सोसाइटी अगर स्टेब्लिश किया है सीजीएसजी ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने, अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, तो भी कहने का मतलब ऐसी सोसाइटी भी टीडीएस का डिडक्शन करेगी। कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयू है, तो वो भी टीडीएस का डिडक्शन करेगा। ये तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, लोकल अथॉरिटी की बात की गई थी, तो लोकल अथॉरिटी कौन कौन से लोग लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, तो उस पे आइए जरा एक बार देखते हैं। लोकल अथॉरिटी में गाइस यहाँ पे कौन कौन लोग फॉल कर सकते हैं, पहले देखते हैं। एक मिनट, पेन चेंज कर लूं जरा। लोकल अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो लोकल अथॉरिटी में पहला तो आ जाता है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और एनी अदर अथॉरिटी। ठीक है,
कैंटोनमेंट बोर्ड है, रीजनल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डेवलपमेंट बोर्ड है, रीजनल काउंसिल है। तो ये सारे कहने का मतलब गवर्नमेंट अपने सहूलियत के हिसाब से पब्लिक डोमेन में काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वो स्टेब्लिश करती रहती है। ठीक है, तो ये लोग जो है लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। तो ये इन लोगों की बात जहां पे भी आ जाए तो ये समझ लेना कि इनको टीडीएस का डिडक्शन करना ही करना है। ठीक है, आइए जरा बात कर लेते हैं टीडीएस में रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। तो जैसा कि पहले जो बैट था, बैट में भी टीडीएस का एप्लीकेशन था। ठीक है, बैट में भी टीडीएस का एप्लीकेशन था। अब बैट एक्ट जब था वहां पे, तो उस केस में क्या था कि उनको ऑटोमेटिकली जो है माइग्रेट नहीं किया गया जीएसटी में, जिनका रजिस्ट्रेशन बैट में अंडर टीडीएस था। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी में सेक्शन 24 में इनके लिए मैंडेटरी बोला गया है कि इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। सीजीएसटी एक्ट 2017 में प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द डिडक्टर ऑफ टीडीएस। तो यहाँ पे वो डिप्राइव नहीं कर सकते अपने रजिस्ट्रेशन से, उनको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो भी जीएसटी कहाँ से, टीडीएस में रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेंगे बताइए जरा। वही पोर्टल होगा gst.gov.in पे वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आगे फ्रेंड्स वही बातें की गई हैं, टीडीएस रिटर्न की बात की गई जो कि जीएसटीआर 7 की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। पेमेंट की बात है, लेट फीस वगैरह की यहाँ पे बात की गई है, या जीएसटीआर 7 को कैसे आप फाइल करेंगे वो सारा यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी पे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर डिले पेमेंट टीडीएस का आप करते हैं 10 दिन नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको जमा करना होता है। अगर फेल हो जाते हैं 10 तारीख तक नेक्स्ट मंथ में जमा करने से, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट का भी प्रोविजन है उस पे। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं। अब सर्टिफिकेट की बात हुई थी जहाँ पे जीएसटीआर 7A में सर्टिफिकेट इशू किया जाता है डिडक्टी को। ठीक है, डिडक्टर इशू करता है। तो अगर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता टाइमली तो उस पे जो है लेट फीस वगैरह कैसे प्रोविजन किया गया है उस पे भी बात यहाँ पे की गई है। तो गाइज ये सारा मिला के एज अ होल अगर हम बात करें एज एज होल, तो यहाँ पे टीडीएस कुल मिला जुला के इस तरीके से काम करता है। टीडीएस का जो रेट है वो 2% है, जहां पे ये 2% आईजीएसटी का रेट है। ठीक है, एक समरी कर देते हैं। और अगर ये तो हो गया कि अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट सप्लाई अगर होती है, अगर इंट्रा स्टेट है तो 1% सीजीएसटी, सीजी और एसजी में ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी रिटर्न फाइल की जाती है किसमें बताइए जरा। रिटर्न जो फाइल होती है जीएसटीआर 7 में फाइल होती है। सर्टिफिकेट जो टीडीएस का दिया जाता है वो 7A में दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो फाइलिंग है, फाइलिंग का टाइम जो है वो क्या होती है बताइए जरा। फॉलोइंग मंथ के 10th, नेक्स्ट 10th तक वो किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में तो इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे लेट फीस का भी जो है प्रोविजन किया गया है। टीडीएस टीडीएस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कुल मिला के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी हैं। ठीक है, एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट जो है, एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट जो कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, और कुछ नोटिफाइड पर्सन भी हैं जिनको एप्लीकेबल है टीडीएस डिडक्शन। ठीक है, नोटिफाइड पर्सन है, नोटिफाइड पर्सन जहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किए गए हैं जो कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए गए हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसको गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम से कम 51% की होनी चाहिए। तो ये लोग जो है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल पर्सन है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे देखें कि टीडीएस कब डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर मोर देन 2.5 लाख है तभी टीडीएस का प्रोविजन होगा, जो कि इसमें टैक्स शामिल नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग टैक्स होना चाहिए। यानी कि जो 2.5 लाख वाली वैल्यू है उसका वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वहां पे टैक्सेबल सप्लाई भी आप दे रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब ये दोनों वैल्यू मिला के 2.5 लाख से तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअली जो टैक्सेबल सप्लाई है वो टैक्स हटा के लेस देन 2.5 लाख है, तो यहाँ पे नो टीडीएस की बात की जाएगी। ठीक है, नो टीडीएस। कुल मिला के भले ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का हो मान लीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें टैक्सेबल सप्लाई अगर 2.5 लाख से कम है ना, तो टीडीएस नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये प्रोविजन है जो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का जो यहाँ पे प्रश्न भी था कि टीडीएस का प्रोविजन क्या है, कैसे काम करता है जीएसटी में, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर लें। और ये होल ऑफ द कंटेंट गोज टू लॉ कमेटी ऑफ जीएसटी काउंसिल, उन्होंने ये प्रिपेयर किया हुआ है, सीबीआईसी की साइट पेज को डाल रखा था, तो वहां से उठाया हमने और इस पे एक हमने वीडियो क्रिएट कर दिया। तो होपफुली दोस्तों ये आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थोड़ा स्पीड में करके इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डेडिकेशन ऑफ योर टाइम। और इस वीडियो को अगर हो सके तो आप स्प्रेड करिए अपने दोस्तों के साथ, और पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो, ऐसी जो नॉलेजफुल वीडियो है मैं इस पे डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।